राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार। यह टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम सेकेंड ऑप्शन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से लिया गया है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक चिंतन क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों के विषय में। पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी देश के एक राष्ट्रवादी राजनीतिक चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, सामाजिक आर्थिक चिंतक, समाज सुधारक और राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। समय समय पर उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक मूवमेंट के माध्यम से, चाहे वो भारत में हो, अमेरिका में हो या लंबे समय से दक्षिण अफ्रीका में हो, उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन प्रैक्टिकल तौर पर जिया है, उसका इम्प्लीमेंट करके देखा है। जो पॉलिटिकल थ्योरीज उन्होंने अपने जीवन में अपनाई, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है अपने व्यवहारिक जीवन में। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक चिंतन क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है। सबसे पहले राजनीतिक विचारों में उनके राज्य संबंधी विचारों का हम अध्ययन करेंगे कि राज्य के विषय में उनके क्या विचार हैं, राज्य के बारे में उनकी क्या धारणा है। महात्मा गांधी के राज्य संबंधी विचार काफ़ी व्यवहारिक हैं। वह राज्य को आदर्श संस्था नहीं मानते। उनका मानना है कि राज्य एक आत्मा रहित यंत्र है, जबकि मनुष्य का आधार आत्मा है। उनके विचार में राज्य का आधार हिंसा है, जो मानव कल्याण में बाधक है। उनके विचार में राज्य केंद्रीकृत व्यवस्था का प्रतीक है। केंद्रीकृत व्यवस्था का हिंसा से कोई मेल नहीं। गांधी जी राज्य की व्यवहारिकता को भी स्वीकार करते थे। उनका विचार था कि राज्य की पुलिस के तौर पर आवश्यकता, राज्य में पुलिस की तो आवश्यकता होगी, लेकिन सुधार कार्य के लिए होगी। उनका ये विचार था कि हिंसा पर चलने वाले लोग इसमें शामिल होंगे और जनता उनसे सहयोग करेगी। गांधी जी एक अहिंसक राज्य की धारणा में विश्वास रखते थे। ऐसा अहिंसक राज्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं शासक होगा। वे राज्य की पूर्ण प्रभुता के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि समाज में कुछ गुंडे, असामाजिक तत्व हो सकते हैं, लेकिन अहिंसा में विश्वास रखने वाले जन समूह के प्रभाव में उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। सितंबर 1947 में उन्होंने आयोजन नामक पत्रिका में लिखा, जनतंत्र में व्यक्तिगत इच्छा का नियम सामाजिक इच्छा द्वारा होता है। जो राज्य होता है और राज्य राजतंत्र द्वारा और प्रजातंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले ले तो राज्य नहीं रहता, अराजकता आ जाती है। सामाजिक नियमों के अभाव में इस प्रकार स्वतंत्रता का नाश हो जाता है। तो राज्य रूपी संस्था के बारे में कहते हैं महात्मा गांधी कि राज्य एक आत्मा रहित यंत्र है। वो नैतिकता पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो देश में एक अहिंसक राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हालांकि वो व्यवहारिकता को मानते थे कि समाज में रहने वाले व्यक्ति हर तरह के होते हैं। इसमें कुछ जो है अच्छे व्यक्ति होते हैं, कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी होते हैं, गुंडे और असामाजिक तत्व हो सकते हैं। लेकिन जब संख्या अहिंसक व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी तो उनसे उनके भी हृदय में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे एक अहिंसक राज्य के पक्ष में थे महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी ने प्रजातंत्र के विषय में अपने विचार दिए हैं। उनके विचार में प्रजातंत्र में समाज में सभी वर्गों की भलाई होती है। प्रजातंत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। उनका विचार था कि प्रजातंत्र में सभी व्यक्ति समान होते हैं। लेकिन गांधी वर्तमान प्रजातंत्र प्रणाली के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि पूरे विश्व में वर्तमान प्रजातंत्र प्रणाली केवल बहुमत की तानाशाही है। उनका कहना था कि वास्तविक प्रजातंत्र में बहुमत व अलमत का विचार नहीं रहता, बल्कि इसमें एक व्यक्ति की आवाज़ का ही भी महत्व होता है। उनका कहना था कि वर्तमान प्रजातंत्र में एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह राजनीतिक दल रूपी मशीन का एक पुर्जा मात्र रह गया। उनका कहना था कि वर्तमान प्रजातंत्र में व्यक्ति की न तो कोई स्वतंत्रता है न ही समानता है। वे मानते थे कि सच्चे प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन निर्वाह और विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस प्रजातंत्र में व्यक्ति अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, जिस प्रजातंत्र में व्यक्ति को समानता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, जिस प्रजातंत्र में बहुमत की तानाशाही है, ऐसा प्रजातंत्र वास्तविक और व्यवहारिक नहीं हो सकता। महात्मा गांधी ने पश्चिमी प्रजातंत्र प्रणाली की आलोचना की है। विशेषकर उन्होंने संसदीय प्रजातंत्र की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में लिखा है कि जिसे आप संसद की जननी कहते हो, वह तो एक बांझ एवं वेश्या है। ये दोनों शब्द कठोर हैं, पर उस पर पूरी तरह से चरितार्थ होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तक उसने एक भी अच्छा कार्य नहीं किया। उसकी स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति है कि उसके ऊपर दबाव देने वाला कोई न कोई हो तो वह कुछ भी न करे। दबाव देने वाला अगर कोई न हो तो कुछ भी न करे। और वेश्या इसलिए है कि जो मंत्रिमंडल यह बनाती है वह उसके वश में रहती है। गांधी जी का मानना था कि जितना समय व पैसा संसद में खर्च होता है, उतना ही समय पैसा थोड़े भले व्यक्तियों को सौंप दिया जाए तो कल्याण हो सकता है। इस तरह गांधी जी ने संसदीय प्रजातंत्र के दोषों का उजागर किया है। तो गांधी जी कहते थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, विशेष करके इंग्लिश सिस्टम को उन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया है कि वो बांझ है। बांझ इसलिए है, कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। वेश्या उससे इसलिए कहा है कि वो मंत्रिमंडल के नियंत्रण में रहती है, उसका खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वास्तव में वही विधानपालिका है, वही कार्यपालिका है। महात्मा गांधी ने समाजवाद के विषय में भी अपने विचार दिए। व्यूज रिगार्डिंग सोशलिज्म। महात्मा गांधी समाजवाद के समर्थक थे। उन्होंने प्रेम और सहयोग के द्वारा देश में समाजवाद लाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि आर्थिक समानता के लिए पूंजीपति व किसानों के न्यासी बनकर उनके कल्याण करे। उनका यह भी कहना था कि उद्योगपतियों को अपने निजी स्वार्थों के लिए उद्योग नहीं चलाना चाहिए, बल्कि आम जनता के हित को ध्यान में रखकर उद्योग चलाना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि अहिंसक समाजवादी राज्य में लोगों को घरेलू उद्योगों द्वारा अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। गांधी जी ने समाजवादी राज्य के लिए विकेंद्रित व्यवस्था पर बल दिया। उनका मानना था कि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में शोषण व अत्याचार को बढ़ावा मिलता है। देश में आर्थिक समानता के लिए उन्होंने स्वयं कहा कि संपत्ति धारण करने का अर्थ है कि भविष्य के लिए पूर्व योजना बनाना। एक सत्य का खोजी और प्रेम में कानून को मानने वाला कल के लिए कुछ नहीं कह सकता। परमात्मा भविष्य के लिए कुछ बचा कर नहीं रखता। यह समय के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक कुछ भी उत्पादन नहीं करता। संपन्न व्यक्तियों के पास वस्तुओं का अतिरिक्त भंडार होता है, जबकि करोड़ों व्यक्ति भरण पोषण के अभाव में भूखों मरते हैं। यदि मनुष्य अपने पास इतना ही रखे जितने उसकी आवश्यकता है तो उसे किसी को भी अभाव का अनुभव नहीं होगा और सभी संतोष का जीवन जी सकेंगे। महात्मा गांधी आर्थिक असमानता की व्यवहारिकता को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन और संतुलित भोजन उसे मिले, रहने के लिए मकान और तन पर पर्याप्त खाद्य।
तो महात्मा गांधी चाहते थे कि देश में बहुत सारे व्यक्तियों के पास अतिरिक्त मात्रा में धन संपदा है। वो धन संपदा को वो स्वयं व्यक्ति इतना प्रयोग नहीं कर सकता, बल्कि समाज में जो गरीब है, भूखे हैं, नंगे हैं, अगर वो व्यक्ति उनके लिए दान करे, उनके कल्याण के लिए कार्य करे, तो देश में गरीबी, भूखमरी जैसी समस्या नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों का आह्वान किया कि जिनके पास अतिरिक्त मात्रा में संपत्ति है वो गरीबों को दान करे, वो जन कल्याण के कार्य करे, और इससे जो है देश में समाजवाद की जो प्रणाली है वो सफल हो सकती है। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक विचारों में स्वराज्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए। गांधी जी भारत में पूर्ण स्वराज चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमें समाज के लिए किसी भी अन्य देश के नकल की जरूरत नहीं है। भारत को अपनी परंपराओं पर आधारित आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों के बल पर सभ्यता का निर्माण करना चाहिए। गांधी जी ने स्वराज के लिए सत्य, अहिंसा, राजनीतिक व आर्थिक समानता पर बल दिया। गांधी जी ने कहा कि सत्य और अहिंसा का अनुसरण करके ही स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। उनका कहना था कि राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की प्राप्ति होनी चाहिए, नहीं तो यह केवल स्वराज जो है वो नाम मात्र का ही होगा। ऐसे स्वराज का कोई फायदा नहीं है। गांधी जी ने स्वराज के बारे में स्वयं कहा कि स्वराज से मेरा अर्थ उस भारत से है जिसमें जनता की स्वीकृति हो, जनता की इच्छाओं का सम्मान किया जाए, जिसका निर्धारण वृक्ष जनता के बहुमत से हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे जन्मजात हो या बाहर से आकर बसे हों, जिन्होंने शारीरिक श्रम के द्वारा देश की सेवा में योगदान दिया हो और जिन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल किया हो। तो ऐसे व्यक्तियों का जो है स्वराज में योगदान हो सकता है, जिन्होंने अपने तन मन धन से इस देश की सेवा की है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के विषय में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। धर्म और राजनीति पर महात्मा गांधी के विचार पूरी तरह से व्यवहारिक हैं। उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति अंतः संबंधित है, एक दूसरे से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। धर्म और राजनीति जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अंतः संबंधित है। उनका विचार था कि जो व्यक्ति धर्म का अनुसरण करता है वहीं राजनीति में भी नैतिकता का अनुसरण करता है। वे पूरे विश्व में नैतिक सरकार की आवश्यकता मानते थे। उन्होंने स्वयं कहा, धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं और न ही अंधविश्वास पर आधारित धर्म जो घृणा और युद्ध को जन्म देते हैं, परंतु सहिष्णुता, सार्वभौमिक धर्म, नैतिकता विहीन राजनीति एक ऐसी वस्तु है जिसे बचा जाए। गांधी जी का दृढ़ विचार था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे धर्म के व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। उनका कहना था कि वे व्यक्ति धर्म की परिभाषा नहीं जानते। वे कहते थे कि धर्म का राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है। गांधी जी का मानना था कि मैं तब तक धार्मिक जीवन का नेतृत्व नहीं कर सकता जब तक मैं अपने आप को पूर्ण मानवता की भलाई में जाना न जाऊं, और यह तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं राजनीति में भाग नहीं ले सकता। गांधी जी ने सत्याग्रह के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए थे। उनके राजनीतिक विचारों में सत्याग्रह का बहुत बड़ा महत्व है, जिसका उन्होंने हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान भारतीयों के अधिकारों के लिए उन्होंने सत्याग्रह को इम्प्लीमेंट किया। गांधी जी ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सत्याग्रह का व्यावहारिक प्रयोग किया। उनका मानना था कि सत्याग्रह शब्द का अभिप्राय अधिकारों की प्राप्ति के लिए खुद कष्ट पाकर सामने वाले को आत्मबल से द्रवित करना है। उनका मानना था कि हमें अन्याय व अत्याचारों का बलपूर्वक शस्त्र बल से नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक आत्मबल से हृदय परिवर्तन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना है और असत्य अथवा बुराई से दूर रहना है। सत्याग्रह में सत्याग्रही सत्य और अहिंसा के बल पर असत्य, अन्याय और हिंसा का सामना करने के लिए तैयार रहता है। सत्याग्रह के लिए साथ कष्ट सहने व
धैर्य एवं साहस का उस व्यक्ति में कैपेसिटी होनी चाहिए। उसे शत्रु या विरोधी के हृदय परिवर्तन करने के लिए आत्मबल का सहारा लेना चाहिए। यानी एक प्रकार महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्याग्रह में व्यक्ति जो है किसी नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति को अपने बल से नहीं, बल्कि शारीरिक बल से नहीं, बल्कि आत्मबल से, अपनी नम्रता के द्वारा, अपनी नैतिकता के द्वारा एक नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन कर सकता है। उनका कहना था कि केवल साहसी व्यक्ति ही सत्याग्रही बन सकता है, डरपोक व कायर नहीं। उन्होंने स्वयं कहा कि नामर्द कभी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता, इसे पक्का समझिए। हाँ, यह सही है कि देह से दुर्बलता पतला आदमी भी सत्याग्रही हो सकता है। सत्याग्रही एक आदमी भी कर सकता है और लाखों आदमी मिलकर भी सत्याग्रह की फौज खड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुश्ती कला सीखने की जरूरत नहीं होती। उसने अपने मन को वश में किया कि फिर वन राज सिंह की तरह धाड़ सकता है, और उसकी गर्जना जो लोग उसके दुश्मन बन बैठे हों उनका कलेजा कंपा देती है। ये तो महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में इन विचारों को व्यक्त किया है, जो उनके राजनीतिक विचारों में सत्याग्रह की इंटरप्रेट करते हैं। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह को निर्भीक होना चाहिए, सिवाय भगवान के उसे संसार में अन्य किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने स्वयं सत्याग्रही के लिए नियम बनाए। उन्होंने पहला नियम बनाया कि सत्य का आग्रह, सत्य पर डटे रहना। दूसरा नियम सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, सत्ता को शुद्ध करने और उसका सदुपयोग करने के लिए होता है सत्याग्रह। तीसरा उन्होंने ये बताया कि सत्याग्रही सबका मित्र होता है, शत्रु किसी का नहीं होता। चौथा नियम उन्होंने बताया कि सत्याग्रही को क्रोध नहीं करना चाहिए। पांचवा नियम उन्होंने बताया कि सत्याग्रही को हार होने पर भी हार स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए, यानी वास्तविक स्थिति है उसको सामना करना चाहिए। छठा उन्होंने बताया कि सत्याग्रह में विरोधी को पीड़ा देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर सत्य की रक्षा करनी चाहिए। सातवां उन्होंने बताया कि सत्याग्रही हमेशा बलवान होता है, उसमें भीरुता की गंध तक नहीं आती। आठवां नियम उन्होंने बताया कि निर्भयता को सत्याग्रह की नम्रता भी बढ़ानी चाहिए। नौवां उन्होंने बताया कि सत्याग्रही के लिए विनय होना तो दूध में जहर के नौवां नियम उन्होंने बताया कि सत्याग्रही के लिए अविनय होना तो दूध में जहर के समान है, यानी कठोर होना, उसमें विनम्रता होनी चाहिए, झुकने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति सत्याग्रही हो सकता है। 10वां नियम उन्होंने बताया कि सत्याग्रही बल प्रयोग के हमेशा विपरीत होता है। इसमें बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसे तो अपने पवित्र विचारों के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, हृदय के द्वारा, दिल से झुक करके, प्रेम दिखा करके एक कठोर हृदय वाले व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन करने पर बल दिया जाता है। 11वां नियम उन्होंने बताया कि सत्याग्रही कभी अपने विरोधी को अपमानित नहीं करेगा, बल्कि वो विरोधी का भी सम्मान करता है, उसके विचारों को परिवर्तन करने की कोशिश करता है। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक विचारों में क्लास स्ट्रगल पर भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल पर बल दिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की धारणा को स्वीकार नहीं किया। गांधी का मानना था कि मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है और यह सहअस्तित्व की भावना जानता है। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष के माध्यम से बुर्जुआ वर्ग पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना चाहते थे। मार्क्स से इस विचार में हिंसा की बू आती है, जबकि महात्मा गांधी मानते थे कि हिंसा से कभी किसी का कल्याण नहीं होता। गांधी जी का मानना था कि हिंसा कभी अहिंसा को जन्म नहीं दे सकती, जैसे घृणा प्रेम को पैदा नहीं कर सकती। चौथे जो गांधी जी है वो वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय पर बल देते हैं। गांधी जी का कहना था कि वे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समानता दिलाना चाहते हैं। समाज में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना सामाजिक संघर्ष को जन्म देती है। गांधी जी का कहना था कि स्वतंत्र भारत में देश के अमीरों के हाथ में शासन का जितना भाग रहेगा उतना ही गरीबों के हाथों में भी होगा, यानी शासनिक व्यवस्था में गरीब और अमीर की बराबर की भागीदारी होगी और भारत जैसे देश में
क्लास स्ट्रगल का कोई स्थान नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी मानते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महात्मा गांधी समर्थक रहे हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ खो चुका है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही एक व्यक्ति को समाज की सेवा के लिए समर्पण की भावना पैदा करती है। यदि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट होती है तो वह सबवादी और समाज नष्ट हो जाता है। कोई समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव में सकारात्मक दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। महात्मा गांधी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव में कोई व्यक्ति एवं राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए स्वयं कहा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकार कर किसी समाज का निर्माण संभव नहीं। ऐसा करना व्यक्ति की प्रकृति के विरुद्ध है। जैसे किसी व्यक्ति के सींग या पूंछ नहीं लगी, उसी प्रकार कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता यदि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वास्तव में जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर विश्वास नहीं करते, वे अपनी स्वतंत्रता पर भी विश्वास नहीं करते। गांधी जी said in support of individual liberty, no society can possibly be built on denial of individual liberty. It is courage to very nature of man. Thus as a man will not give. महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक विचारों में आदर्श राज्य की धारणा पर भी बल दिया है। महात्मा गांधी ने कहा कि आदर्श राज्य के द्वारा ही राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आदर्श राज्य ही पूरी तरह से देश के कल्याण में सहायक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में आदर्श राज्य की धारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि वे अहिंसक राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता व न्याय उपलब्ध हो। ऐसे राज्य में वे पुलिस व जेलें अपराधियों का उत्पीड़न करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सुधारने के लिए कार्य करेंगी। उनका कहना था कि राम राज्य में पुलिस व जेल सुधार गृह व अस्पताल के रूप में कार्य करेगी। गांधी जी ने अपने राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को मानवता, शर्म के महत्व से परिचित करवाना चाहते थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के माध्यम से समाज में व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों एवं पैतृक धंधे को जीवित रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम आदर्श राज्य में या राम राज्य में आंतरिक संपत्ति को भी समाज की संपत्ति मानते हैं। महात्मा गांधी राम राज्य के बारे में कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता के द्वारा मेरा अर्थ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का अर्थ रूस के सोवियत शासन या इटली के फांसीवादी शासन से मुक्ति नहीं। हमें हमारे अनुकूल चाहिए, वह जो मैं बताता हूँ, अर्थात शुद्ध नैतिकता पर आधारित लोगों की संप्रभुता। गांधी जी एक्सप्लेन बाय political independence, I don't mean an imitation of the British House of Commons or Soviet rule of Russia or the fascist rule of Italy or their genius. We must have our suited to ours. What that can be more than I can tell. I have described it as a Ramraj, i.e. sovereignty of the people based on pure moral authority. यानी वो रामराज में आम व्यक्ति की भागीदारी चाहती है, न कि सोवियत यूनियन या ब्रिटिश जो कॉमन हाउस में व्यवस्था है वैसी व्यवस्था। गांधी जी ने अपने राजनीतिक विचारों में नागरिक अवज्ञा विषय में, सिविल डिसऑर्डरिंग के विषय में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। गांधी जी ने कहा कि नागरिक अनैतिक कानूनों और नियमों का उल्लंघन करना ही नागरिक अवज्ञा कहलाता है। गांधी जी का मानना था कि नागरिक अवज्ञा एक अहिंसक एवं रक्तहीन क्रांति है। उन्होंने कहा कि कुछ सुपरिचित सिद्धांतों से परिचित होना अनिवार्य है। इसे दुर्विध
पक्षपातपूर्ण, चपल एवं किसी दुर्भावना या घृणा पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सरकार के अनैतिक नियमों का सावधानीपूर्वक विरोध करना चाहिए। उनका मानना था कि नागरिक अवज्ञा आंदोलनकारियों को कुछ ऐसा भी नहीं करना चाहिए जिससे हिंसा भड़के और किसी प्रकार की अराजकता को बढ़ावा मिले। गांधी जी ने नागरिक अवज्ञा के 2 प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा कि आक्रामक अवज्ञा सत्य के विरुद्ध क्रांति की प्रतीक है, जबकि रक्षात्मक अवज्ञा मानव के आत्मसम्मान व प्रतिष्ठा से जुड़ी है। तो इस प्रकार महात्मा गांधी ने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस जो है उससे हम जो है देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने साध्य और साधनों के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। महात्मा गांधी मानते हैं कि साध्य व साधनों की अंतर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों का आपस में जो है गहरा संबंध है। उनका मानना था कि अनैतिक साधनों से सत्य और न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसा उद्देश्य हो वैसे ही साधन भी हो। उन्होंने कहा कि साधनों की अपेक्षा हम बीजों से कर सकते हैं और उद्देश्यों की वृक्षों से। साधनों और उद्देश्यों में उतना ही अभेद संबंध है जितना बीजों और वृक्षों में। जिस तरह से हम अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा वृक्ष होगा, अच्छे साधन का प्रयोग करेंगे तो अच्छे उद्देश्य प्राप्त होंगे। नैतिक साधन अनिवार्य और नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति कराएंगे। अनैतिक मूल्यों का अवलंब होने में प्रतिक्रिया की एक कर्ममाला सी आरंभ हो जाती है और इससे अंततः हमारा दृष्टिकोण भी दूषित हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारे साध्य जो है, जो लक्ष्य है, टारगेट है, गोल है, वो पवित्र होने चाहिए और उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमारे साधन भी पवित्र होने चाहिए। उदाहरण के लिए आपका लक्ष्य हाईएस्ट जो मार्क्स प्राप्त करना है अपनी क्लास में, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको लेक्चर अटेंड करने चाहिए, पढ़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। यानी आपका लक्ष्य भी पवित्र है और आपके साधन भी पवित्र हैं। तो दोनों ही पवित्र हो तभी जो है वास्तव में आपका जीवन सार्थक हो सकता है। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक विचारों में सर्वोदय आंदोलन के बारे में भी बताया है। महात्मा गांधी ने कहा कि सर्वोदय आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति का उदय होता है, प्रत्येक व्यक्ति की भलाई होती है। और उन्होंने जॉन रस्किन की पुस्तक पढ़ी थी अनटू दिस लास्ट, और इस पुस्तक का अनुवाद गुजराती में किया गया सर्वोदय। ये जो है जर्मी बेंथम के विचार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख से भी बढ़कर है। जर्मी बेंथम कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी ज़्यादातर लोगों की भलाई के लिए कार्य किए जाएं। लेकिन महात्मा गांधी कहता है कि सभी व्यक्तियों की भलाई के लिए कार्य किए जाएं, सबके कल्याण की कामना की जाए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को महत्व दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों में नेक्स्ट विचार स्वदेशी के विषय में विचार है। महात्मा गांधी ने राजनीतिक विचारों में स्वदेशी पर अधिक बल दिया है। उनका कहना है कि स्वदेशी का अर्थ है कि अपने देश में बनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि एक धार्मिक अनुशासन है कि जिसमें इसमें होने वाली असुविधाओं की पूर्ण उपेक्षा करके व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। एक स्वदेशी को सैकड़ों ऐसी वस्तुओं के बिना भी काम चलाना पड़ेगा जिसके लिए वह आज आवश्यक समझता है। गांधी जी कहना था कि स्वदेशी आंदोलन से देश के लोगों को स्वदेश में बनी वस्तुओं के प्रयोग की प्रेरणा मिलती है। उनका विचार था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को अपने देश में उत्पादित करने का प्रयास करना चाहिए और स्वदेशी का विचार किसी भी तरह से संकीर्ण नहीं है। हमें स्वदेशी आंदोलन के द्वारा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का उपयोग न करने और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने पर बल दिया। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक विचारों में न्याय प्रणाली पर भी बल दिया। ट्रस्टीशिप सिस्टम, गांधी जी का मानना था कि न्याय प्रणाली जो है वो आम लोगों के हित में, आम लोगों के कल्याण में है। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी संपत्ति रखनी चाहिए जितनी की उसकी आवश्यकता हो, जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि जो अतिरिक्त संपत्ति है उस पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे समाज का अधिकार है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है और ईश्वर से प्राप्त होती है और यह उसके सभी लोगों के लिए, न कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए।
यदि एक व्यक्ति के पास आवश्यकता के अनुपात से अधिक होता है तो यह उस अतिरिक्त भाग के लिए ईश्वर के बंदों के लिए न्याय बन जाता है। उन्होंने हमेशा आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल दिया। ये समान वितरण प्रणाली में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि अमीर लोगों के लिए अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के अंतर्गत आने वाली सारी संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, अतः उन्हें अपनी अतिरिक्त संपत्ति को समाज के हित में प्रयोग करना चाहिए। अमीर लोग अतिरिक्त संपत्ति का समाज हित में उपयोग करके न्याय प्रणाली को संरक्षण कर सकते हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि एक पूंजीवादी व्यवस्था को न्याय प्रणाली द्वारा समतावादी व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक विचारों में पंचायती राज व्यवस्था पर भी बल दिया है। उनका कहना था कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था जरूरी है। उनका मानना था कि भारत गांव में बसता है और गांव में पंचायतों के द्वारा हर प्रकार के विकास कार्य करवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में वास्तविक प्रजातंत्र के लिए गांव में स्वशासन का होना जरूरी है। गांधी जी ने कहा कि ग्राम पंचायत का काम पंचों द्वारा संपन्न होगा। पंचों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होगा। पंचायत को अधिक शक्तिशाली बनाया जाएगा क्योंकि संपूर्ण शक्तियां आम जनता से ही प्राप्त होती हैं। गांधी जी ने कहा कि ग्राम पंचायतों के ऊपर जिला पंचायतें स्थापित होगी और इन पंचायतों को ग्राम पंचों के द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से चुना जाएगा। ये पंचायतें जिले में सभी ग्राम पंचायतों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगी। गांधी जी ने कहा कि जिला पंचायतों के ऊपर प्रांतीय पंचायत होगी। इस प्रकार जो चुनाव जिला पंचायत के द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से किया जाएगा। प्रांतीय सरकार का कार्य जिला पंचायतों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना होगा। महात्मा गांधी ने कहा कि सबसे ऊपर केंद्रीय सरकार होगी जिसे प्रांतीय सभाओं के सदस्य अप्रत्यक्ष ढंग से चुनेंगे। गांधी जी ने अपने राजनीतिक विचारों में नॉन वायलेंस का भी कंसेप्ट दिया, हिंसा का भी जो है विचार दिया। गांधी जी ने कहा कि उन्हें अपने जीवन में अहिंसा के सिद्धांत का हमेशा पालन किया है और इसका प्रैक्टिकल जो है प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि हमें मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना चाहिए। उनके विचार में कठोर भाषण भी हिंसा का ही रूप है। दूसरों के विषय में बुरा सोचना भी हिंसा है। एक अहिंसक व्यक्ति किसी को भी अपना शत्रु नहीं समझता, वह किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। गांधी जी ने हिंसा की कल्पना से प्रत्येक उस कार्य को शामिल करते थे जिसमें व्यक्ति अथवा समाज को हानि पहुंचे। गांधी जी ने अहिंसा के बारे में स्वयं का मानव जाति का नियम है अहिंसा, और हिंसक क्रूर व्यक्ति में भावना जो है पूरी तरह से सुप्त रहती है और वह शारीरिक शक्ति को छोड़ किसी भी नियम को स्वीकार नहीं करता। मनुष्य की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है कि वह किसी उच्चतर नियम का पालन करे और वह है भावना का संघर्ष। अहिंसा एक पूर्ण स्थिति है। यह वह लक्ष्य है जिसकी ओर सारी मानवता जा रही है, स्वाभाविक लेकिन अनजाने रूप में। गांधी जी ने कहा कि हिंसा वीरों का हथियार है, कायर व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता। गांधी जी का मानना था कि जो हिंसा है वो वीर व्यक्तियों का हथियार है, इसमें कायर व्यक्ति जो है कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि हिंसा के द्वारा हम जो है कितने हिंसक कितने कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति को उसके हृदय में परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी नैतिकता का उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर था महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार, राजनीतिक चिंतन, उनका राजनीतिक दर्शन। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।